नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्ला बातां। आज जो हमारे बीच में शख्स आए हैं, वैसे तो सभी उनको जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, उनके प्रोफेशन से भी जानते हैं। वैसे तो मेरे बड़े भी हैं, हमें हर चीज़ के अंदर गाइड करते हैं, चाहे पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो। तो गल्ला बातों को स्टार्ट करवाने के अंदर भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वेलकम टू नवदीप असीजा जी। थैंक Thank यू you, भैया। thank और you, वेलकम thank टू you गल्ला for बातां। having me here. It's my privilege and honor to be here. तो भैया आ गए हैं हमारे बीच में, तो स्टार्टिंग करते हैं। चाय पीते पीते स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भैया बिल्कुल। चाय लो, साथ साथ फिर बात थैंक करते यू। हैं। भैया स्टार्टिंग करेंगे अपन कि वैसे आप काफ़ी सोसाइटीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ भी आप काफ़ी काम करते हैं। जी जी। तो स्टार्टिंग ये रहेगी कि जैसे सबसे पहले नाम आता है, अगर सोसाइटीज़ का नाम लें, एनजीओज़ का नाम लें, तो ग्रेजुएट्स वेलफेयर एसोसिएशन फाजिल्का का जी। सबसे पहले नाम इसका आता है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे डिटेल में कि क्या चीज़ है और क्या क्या काम करती है गवाह। अ, देखिए, ग्वाफ का शुरुआत हम कह सकते हैं कि 2005 में हुई। डॉक्टर भूपिंदर सिंह थे जो फाउंडर हैं इसके। और मैं कुछ कुछ फाजिल्का के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रहा था, ऑनलाइन प्रेजेंस। मतलब मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई थी, लव फाजिल्का। ओके। और डॉक्टर भूपिंदर रिटायर होकर आईआईटी रुड़की से फाजिल्का आए थे। तो उनका ये मकसद था कि जितने हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं फाजिल्का के, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हमारे पास तीन तरह के लोग हैं। मतलब किसी के पास टाइम है, किसी के पास सोच है और किसी के पास पैसा है। जी। तो अगर इन तीनों लोगों को इकट्ठे, खास करके वो लोग जो शहर से बाहर हैं और इस शहर को प्यार करते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फोरम नहीं है जहाँ पे वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों ना उन सबको इकट्ठा किया जाए। तो उन्होंने मुझे ईमेल की और फिर हम इकट्ठे हुए, एंड दैट इज हाउ उमेश सर आए, रजनीश सर, संजीव नागपाल जी, तो ऐसे सारे लोग, वो उन्होंने, मनोज त्रिपाठी जी, सब इकट्ठा हुए और फिर इस तरह ग्रेजुएट्स वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत हुई कि जो भी ग्रेजुएट्स हैं फाजिल्का के, वो सब इकट्ठे हों और कुछ शहर के लिए अलग से करते हैं। जो ग्वाफ का एक मेजर इवेंट है, जो अब पंजाब के टॉप 10 फेस्टिवल्स हैं उनके अंदर आया है, फाजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल। जी जी। इसके पीछे क्या सोच थी इसको स्टार्ट करने की, और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? फाजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल ये था कि देखिए, अगर हमें किसी चीज, मतलब प्रमोट करना है, फेमस करना है, तो जब तक किसी की उसकी महानता किसी को नहीं बताएंगे तो लोग उससे जुड़ेंगे नहीं। मतलब अगर मैं उसके वर्क, उसकी उसकी क्या हेरिटेज है, तो वो था कि जो फाजिल्का के बारे में जो जानकारी थी, हमारा एक बहुत बड़ी रिच हेरिटेज है, हमारी एक हिस्ट्री है, और इस टाउन की कई खूबसूरतियां हैं। तो वो सब चीज़ें कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, एक वर्बल ट्रांसफॉर्मेशन पे चलती है, दादा पोते को कहानियां सुनाता है, तो इस तरह हमारा समाज आगे बढ़ता है। लेकिन ये था कि फाजिल्का से रिलेटेड चीज़ें ना तो डॉक्यूमेंटेड थी और ना ही किसी को पता थी। तो हमने कहा कि अगर हम फाजिल्का के नाम पे लोगों को इकट्ठा करें, उसके कल्चर, आर्ट और फूड जो इसकी खासियत है, जी। और जब वो होंगे तो उसके बाद हम फाजिल्का की डेवलपमेंट की बात करेंगे कि आगे हमारे पास वातावरण है, जो आगे कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन उनको सबसे पहले कि वो सब फाजिल्का से प्यार करें। तो फाजिल्का को प्यार करने के लिए, जोड़ने के लिए एक फेस्टिवल की शुरुआत की गई। सबको क्योंकि बटा ऐसा हुआ समाज सा था कि एक वर्ग के लोग एक अपना फेस्टिवल कर रहे हैं ना, दूसरे वर्ग के लोग उनके नाम पे कम्युनिटी सेंटर है, तो इस तरह करके चीजें चल रही थी छोटे छोटे हिस्सों में। लेकिन फाजिल्का के नाम पे कुछ भी नहीं होता था पर से। तो वो एक शुरुआत थी कि फाजिल्का के नाम पे अगर हमने लोगों को इकट्ठा कर दिया, एंड फिर उसके बाद हम रेवोल्यूशन ले आएंगे। तो इसलिए फाजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत तो हुई। मैं काफ़ी लोगों से सुनता रहता हूँ, अप्रैल में या मार्च अप्रैल के अंदर अपना होता है हेरिटेज फेस्टिवल। लेकिन क्या है कि लोगों को नवंबर के बाद ही माइंड में आना शुरू हो जाता है कि नेक्स्ट कब आएगा, पूछना शुरू कर देते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज है। वो 4 दिन लोग इतना इंजॉय करते हैं फाजिल्का के कि पूरा अपनी ज़िंदगी को जीते हैं वहाँ पे आके। बिल्कुल, मकसद भी वही था वही है। कि आप आइए बिना किसी बैरियर के, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ओपिनियन और जजमेंट से फ्री एनवायरनमेंट। आप आइए, आप एंजॉय कीजिए, आपका जो खाने का दिल है, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए, एंड पूरा फाजिल का परिवार वहां पे मिलता है आपको।
कह सकते हैं कि फाजिल्का हेरिटेज फेस्टिवल फाजिल्का वालों का ही फेस्टिवल बिल्कुल है। बिल्कुल, ये कोई मेरा या आपका नहीं है, वो बाय द पीपल ऑफ फाजिल्का फॉर द पीपल ऑफ फाजिल्का। कोई भी आए वहां पे स्टॉल लगाए, इंजॉय करे, डांस करे, ओपन है सभी के लिए बिल्कुल, वहां वहां पे। पे आप खुद देखेंगे कि बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब ये सोचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी फाजिल्का वाले कर रहे हैं, फूड स्टॉल भी फाजिल्का का है, फंडिंग भी फाजिल्का वाले करते हैं, तो मिलजुल के हम एक 4 दिन मतलब होता है जिंदगी के कि एक फाजिल्का के नाम पे हम कुछ कर लेते हैं। साल के 4 दिन पूरा जिंदगी को जिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाय लो भैया साथ साथ, और थैंक बब्बर यू। स्वीट्स की तरफ से आज काजू कतली आई है, तो प्लीज अच्छा, थैंक यू थैंक टेस्ट भी यू। कीजिए। टेक अ लिटिल। कैसा लगा टेस्ट? बहुत बढ़िया। ये तो मतलब मैं कहता हूँ फाजिल्का में मिठास लाने वाले बब्बर स्वीट्स हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हेरिटेज फेस्टिवल में भी बब्बर स्वीट्स का हमारा काफी बड़ा योगदान रहता है, मतलब एक जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, हाँ जी। मतलब स्काई विन तो है ही है, और बब्बर स्वीट्स, ये जो होता है ना, 2 पिलर खड़े होते हैं, हमें तो सिर्फ आगे की प्लानिंग करनी होती है, हमें नहीं सोचना पड़ता कि हमें पैसे कहाँ से आएंगे। वही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, खाना और पढ़ना, दोनों हमारे पास अभी यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। तो भैया एक मैं आपका पेज वगैरह देख रहा था, आपकी आईडी देख रहा था, फेसबुक देख रहा था, तो उसके अंदर दो चीजें मेरे को सबसे ज्यादा नजर आई। एक तो पहाड़ और दूसरी चाय। बिल्कुल। चाय तो मोहब्बत है आपकी, वो तो हमें जी पता जी है, बिल्कुल और मेरे को बिल्कुल। आदत डालने वाले भी आप ही हो चाय की। जी जी। वो क्या होता है कि मुझे लगता है कि हमें ना हर जिंदगी में हर उम्र में कोई ना कोई नशा जरूर होता है। वो किस तरह, कईयों को पढ़ाई का नशा है, हर तरह का, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हाँ, जो हमारा यूथ ड्रग्स और उस तरफ की जा रहा है वो एक नुकसानदायक चीज है, जिससे हमारी जिंदगियां खराब हो रही हैं, परिवार खराब हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम उस सिंपल सी चीजों में भी उतनी ही उसको ग्लैमरस बना दें, तो उसमें क्या होगा कि मतलब क्यों होता है कि आप नशा को यू जस्ट वांटेड टू फ्लॉन्ट, है ना, मतलब मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, और अगर हम उसको उसका हाईलाइट करेंगे तो वो भी उसका एक नशा है ना। कोई हिस्टोरियन है, कोई किताबें लिख रहा है, कोई गायक है, तो सब एक अपना जुनून है, एक अपना नशा है, जिसके कारण आपको लाइफ में जीने की प्रेरणा मिलती रहती है, आपको किक मिलती है ना। तो मुझे लगता है वो सारी चीजों को हमें हाईलाइट करना चाहिए, मतलब दुनिया ने सिर्फ वो एक बुरी चीजों को हाईलाइट ज्यादा कर दिया, और हमारे यूथ ने भी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो सिर्फ इनका यही पर्पज रहता है कि चाय पे भी बड़ी लंबी लंबी स्टोरीज की जा सकती हैं, एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो ये वहां से शुरुआत हुई है, और मतलब ये है कि मैं अपनी डिग्री ना कर पाता, ये चाय ना होती तो, अरे, क्योंकि मेरे 10-15% नंबर तो कम होते पक्का, अगर ये चाय ना होती तो पक्का मैं सो जाता और पढ़ ना पाता। तभी आपको इतनी कड़क चाय पसंद है। हाँ बिल्कुल, एक पर्टिकुलर टेस्ट है, वही चलती है अपनी। चाय से बात निकली है तो फिर चाय की बात पे आगे चलते हैं। हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके माइंड में? ये मैं इधर हिमाचल घूमने गया था, तो वहाँ पे उधर जो बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर की तरफ जी। अगर जाए, काजा की तरफ जाए, तो वहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े ना उसमें, तो दे आर प्रमोटिंग। तो अब लोग सोचिए कि वो 200 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करके वहां पे जाते हैं, जहाँ पे वहां पे बोर्ड लगा मिलेगा आपको, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और चाइना बॉर्डर पे वो आखिरी हो, एक नहीं है 10 खुल चुके हैं। ओके। तो बस वही था कि मुझे हमेशा ये रहता है कि फाजिल का, हम सब कहते थे कि जब मैं पढ़ता था तो एक कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन नहीं जुड़ा होता आपके साथ कि आप बॉर्डर वाले हो, आपका शहर कहाँ है, वहां बस कोई जाती है कि नहीं, मतलब हमेशा थोड़ा गलत से लहजे से हमारी सिटी को रिप्रेजेंट किया जाता था, और थोड़ा दिल को चुभ ही जाता है वो। तो मैं सबको यही कहता था कि भाई हम आखिरी वाले नहीं है, हिंदुस्तान शुरू हमसे हो होता है। सकता है। तो अब हिंदुस्तान शुरू हमसे होता है, तो हमें काम भी वैसे करने पड़ेंगे कि जहां से हिंदुस्तान शुरू है। तो वही था कि मैं, अगर वो आखिरी ढाबा है तो पहला कहाँ है, बिल्कुल। तो फिर तो उसकी पहला शुरुआत हमारे आई, पास तो है, पहला मैंने कहा हमारे पास, तो वहां से शुरुआत हुई। क्योंकि वही टैगलाइन है, मोहब्बत कीजिए आप फाजिल्का में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां की वो उसकी है कि ट्रैवल करता रहता हूँ, तो आप अहमदाबाद जाके आइए, अभी बिल्कुल नवरात्रे में पूरा सजा होता है शहर, तो उन्होंने स्टार्ट किया हमारा अहमदाबाद। बिल्कुल। और आप लखनऊ में जाएंगे तो उन्होंने जो टैगलाइन दी है, मुस्कुराइए मुस्कुराइए आप लखनऊ में लखनऊ हैं। में। तो मुझे था कि हमारा शहर जो है उसकी भी एक खासियत, और वो खासियत ये है कि ये शहर मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।
मतलब यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है, ये आप थोड़ी सी दो चार गलत बातें कीजिए, आपको लोग ही डिसोन कर देंगे। मतलब अगर आप एक नेगेटिव वाले इंसान हो, गलत करना चाहते हो, या इस फैब्रिक को तोड़ना चाहते हो जो यहाँ का भाईचारा है, आपस में जो प्यार है लोगों का, लोग ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारी जो यूएसपी है ना, वो यहाँ की मोहब्बत है, और हमें उसको मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे जो पिछली जनरेशन थी उन्होंने हमें कुछ हैंड ओवर किया है कि ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे तौर तरीके हैं, इसलिए फाजिल्का वाले जाने जाते हैं। तो लेकिन ये है कि नई पीढ़ी के साथ उसको पैकेजिंग नई की जरूरत होती है, कुछ रीएसोसिएट करना पड़ता है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसलिए वो टर्म लेके आए हम, मोहब्बत कीजिए आप फाजिल्का में, कि वो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। आप नफरत की गुंजाइश नहीं है, अब आपने जब भी बात करनी है मोहब्बत से ही कीजिए। बिल्कुल। तो वही बात है कि यहाँ के फाजिल्का के लोग चाहे कहीं पे भी पहुंच जाएं, लेकिन फाजिल्का के साथ जुड़े रहते हैं। जब भी फाजिल्का की बात होती है तो वो इमोशनल जरूर हो जाते हैं कि यार वहां पे जो जिंदगी थी वो हमें कहीं और नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही कि ये जो हम सब की बचपन बीता है इन गलियों में, एक बड़ा सुंदर प्लान्ड सिटी है, और मोहब्बत ही है जो वापस खींच के लाती है। आप अगर मान लीजिए आपको यहाँ से नफरत मिली होती है, आप कभी वापस नहीं आना चाहोगे ना, आप कभी याद भी नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ हर छोटी से छोटी चीज में मतलब आप प्यार देखिए, आप छोटी सी सब्जी भी लेते हैं, आप 10 रुपए की सब्जी लीजिए, आपको चाय ऑफर कर देगा, बाबूजी चाय पिलाएं। हाँ जी। तो मतलब ये खूबसूरती कहीं नहीं मिलती। आप चले जाओ पब वब सब घुमाओ, लाखों करोड़ों खर्च कर लो, पर वो जो मजा है ना, वो जब यहाँ आता है ना, पढ़ा लिखा जाता है कि फाजिल्का 5 किलोमीटर, जब सिंगल डिजिट में आता है ना किलोमीटर स्टोन, अब लगता है कि अब अपनी जगह आ गई, अब पहुंच गया, अब हम ये हमारा ही जगह है। चाय और पहाड़ों के साथ साथ मैं देख रहा था कि प्लांट्स, पेड़, कुछ ना कुछ आपकी पोस्ट कुछ टाइम के बाद प्लांट्स के ऊपर होती ही होती है। तो मैंने थोड़ा और पढ़ा तो उसके अंदर मेरे को मिला आनंद उत्सव। क्या चीज है आनंद उत्सव और कैसे स्टार्टिंग हुई? देखिए, आनंद उत्सव का जो नाम के पीछे कहानी है कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में, तो वहां पे हमारा एनुअल फेस्टिवल होता था। ठीक है। उसका नाम था आनंद उत्सव, और वो मिलिटेंसी और उस सब कई कारणों से वो फेस्टिवल सारे पंजाब में जितने भी थे बंद हो गए थे। तो मैं बीइंग काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, मैं रिक्रिएशन क्लब काफी एक्टिव था अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो हमें चैलेंज दिया गया था इसको रिवाइव करना है। तो हमने उसको शुरू किया था, लेकिन वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं पाए। तो मुझे लगा कि अब आनंद उत्सव चैलेंज तो मुझे सर ने दिया, नवदीप उसको करना है। तो लेकिन उस आनंद उत्सव का जो रिवाइज्ड वर्जन था वो फाजिल का, और आनंद तब होगा कि जो मोहब्बत की बात मैं पहले कह रहा था कि मोहब्बत सिर्फ खाली इंसानों की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पे इस शहर के तो जानवर भी भूखे नहीं सोते। मतलब आप देखें कि इस जब भी हमारा घर शुरू होता है ना, तो पहली रोटी मेजोरिटी ऑफ द घरों में गाय के लिए निकाली जाती है, और रात की आखिरी कुत्ते के लिए निकाल के जाती है। तो एक बहुत ही इंक्लूसिव कल्चर है यहाँ का, इसका अपना ही है कि मतलब हम एनवायरमेंट, पशु पंछी सबके साथ रहते हैं। लेकिन कुछ क्लाइमेट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई पार्टीशन के बाद कि हमारा एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारा पानी, बादा झील सूखी, और हमारे पास जो हमारे पेड़ पौधे थे, जो ये शहर नीमों के लिए जाना जाता था, वो भी खत्म हो गए। तो अब उसको भी रिवाइव करना था, तो उस मोहब्बत में जो थोड़ी कमी रहती है उसको फिर वापस जिंदा तो करना ही है। तो वो आनंद उत्सव और वातावरण, ये दोनों चीजों को जोड़ा गया, और फिर हमने कहा कि अब प्लांटेशन एक नए तरीके से शुरू करते हैं। फिर डायलेट्री की शुरुआत की गई कि भी आप फोन लगाइए, क्योंकि सब कहते थे पौधा तो सब लगवाना चाहते हैं, लेकिन कभी माली नहीं मिलता, कभी खड्डा नहीं मिल खोदने वाला नहीं मिलता, कभी खाद नहीं मिलती, और कभी प्लांट नहीं मिलता। तो आइडिया था कि अगर मतलब तब शायद जब हमने 2008 में शुरू किया, तो कोई स्विगी जोमेटो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, और ना ही ओला उबर था। तो मतलब हमने कहा कि लोगों का लंच भी घर फोन पे जा ही रहा है, तो क्यों ना पौधा भेज दिया जाए, ऑक्सीजन भेज दी जाए। तो वहीं से शुरुआत हुई, और अब 13 हम कर चुके हैं, और वी आर क्वाइट सक्सेसफुल कि हमने इस बार तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला कि हर किसी ने ये कहा कि भी मैं कुछ ना करूं तो उस मोहब्बत के नाम एक पौधा तो मैं जरूर लगाऊं, और इस बार बहुत बहुत अच्छी प्लांटेशन हुई है। वही प्लांटेशन क्या मैं देख रहा था, तो जिसमें मेरे को पता चला कि सिटी के अंदर जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसमें से 90% मिनिमम ग्वाफ ने आनंद उत्सव के अंदर लगाए हैं, और वो प्लांट्स चल रहे हैं और बहुत अच्छे, मतलब वो छाया भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा उसको ग्वाफ ने। तो आगे इसको और कैसे बढ़ाने का है भैया? नहीं, बिल्कुल, अभी हमें जो एक कमी पेश आ रही है वो ये है कि पानी, मतलब जहाँ का पानी ठीक ना होने के कारण ग्रोथ उतनी नहीं है। सॉइल टेस्टिंग कराई गई तो नॉट कंफर्टेबल, मतलब सिटी एरिया में जहाँ पे हमें पेड़ चाहिए वहां पे पेड़ उगाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो उसको आगे बढ़ाते इस बार हमने एक ट्रैक्टर, सबने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया और एक ट्रैक्टर ले लिया। हमारे पास एक टैंकर पड़ा था जो एमपी लैंड फंड से कहीं आया हुआ था, किसी स्पोर्ट्स एकेडमी को हमें वो मिल गया। तो अब जो ये वाला टाइम है, अगले 2 महीने हमारा है कि हम सबसे कुछ कुछ कॉन्ट्री, ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हम सब कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे कि उसमें डीजल डालना है, उसमें ड्राइवर चाहिए, तो नहर का पानी लेके आएंगे और वो पूरे सिटी में अगले 2 महीने तक सर्दियां आने से पहले पहले मतलब उनको प्लांटेशन करते रहेंगे। तो फिर उसके बाद अगर तब तक हमने बचा लिए तो हमारी ग्रोथ और बेटर हो जाएगी। बीच में भैया बात कर रहे थे अब बादा लेक की, जो सूख चुकी है, जी। तो उसको रिवाइव करने का कुछ प्लान है कि जिससे अपने पानी जो खराब हो रखा है फाजिल्का का, टीडीएस लेवल बहुत हाई है, जिसे हमें घुटने की या दांतों की या बालों की प्रॉब्लम है, तो उससे वो पानी सेट हो जाए, उसको रिवाइव करके बादा लेक को, तो क्या है इसके रिवाइव बादा की पूरी लड़ाई लड़ी गई है जी, और अब बादा झील अब तो अमृत सरोवर के तहत ऑलमोस्ट बननी शुरू हो गई है। उसके लिए पैसे आ चुके हैं केंद्र सरकार से, करीब 5 करोड़ रुपया। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट दिखाए, नई गवर्नमेंट जब आई तो जो भी इसमें पॉलिटिकल हर्डल्स थी या सारी वो खत्म कर दी गई, और मेरे ख्याल बहुत अच्छा डिजाइन आ गया। तो अब जैसे चंडीगढ़ में सूखना है, तो आपको अब बादा झील शाम को एक, मुझे लगता है कि और 1 साल तक अगर कोई मुसीबत ना आई तो और ये हमारा बहुत ही है कि क्योंकि अगर पानी और एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे कोई रह नहीं पाएगा, मतलब ये शहर में आने वाली आबादी खत्म हो जाएगी। और मैं बार बार यही बताता हूँ कि वो जो जिस शहर में कबूतर जब बढ़ते हैं, तो हमें टाउन प्लानिंग में सिखाया जाता है कि जो कबूतर होते हैं वो इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि ये शहर डेजर्ट की ओर बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे चिड़िया, मोर, तोते ज्यादा हैं तो ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, और अदरवाइज कबूतर बढ़ने से मतलब ये कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा हो रही है। और हमारे शहर में आपको पता है कि चिड़ियां बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तो मोर, और जो मोरों के लिए जाना जाता था, तो हम सब उनको वापस ला रहे हैं कि वो जो मोहब्बत वाला शहर है सबके साथ होना चाहिए। और झील उसके में एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि शहर की बुनियाद इसीलिए रखी गई थी क्योंकि झील थी। तो झील चली गई है तो अब शुरुआत हो चुकी है, और पूरी उम्मीद है कि, और ये पूरा शहर उसके साथ खड़ा है। और ये बिल्कुल हमारे लिए पॉलिटिकल भी रहेगा कि अगर हमारे लीडर्स हमारे लिए ये डिलीवर ना कर पाए तो ये बात पक्की है कि हमारे पास वापस वोट मांगने नहीं आ पाएंगे। मतलब जो अगला इलेक्शन जो होगा वो झील के किनारे खड़े होके ही होगा। अगर झील नहीं होगी तो आप भूल जाइए कि कोई वोट हमसे मांग भी पाएगा। भी बात कर रहे थे बादा लेक की, हम्म। कि पॉलिटिशियंस अगर दोबारा वोट ना मांगने आए, कहीं ना कहीं भैया ये मैं समझता हूँ कि अपनी पब्लिक को भी डिमांड वैसी रखनी चाहिए पॉलिटिशियन से। हम मांगते ही सिर्फ गलियां नाली पक्की हो जाए, लाइटें लग जाएं, हम मांगते ही ये चीजें हैं। ना हम कभी पॉलिटिशियन से एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ मांगते हैं, ना हम हेल्थ सेक्टर के अंदर कुछ मांगते हैं। तो हमें अपनी डिमांड्स भी चेंज करनी पड़ेंगी कहीं बिल्कुल ना बिल्कुल। कहीं। वो सोसाइटी का ही होता है ना, मतलब जब सोसाइटी ग्रो करती है तो अगर आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड हाई कर दोगे, एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी की जब अगर आप तामीर करोगे उसको, जिसमें एजुकेशन मेन होगी, और जो ग्रेजुएट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, मतलब उसका कारण था कि वी आर सपोज टू सेट द स्टैंडर्ड हाई। अगर हाई स्टैंडर्ड है तो पॉलिटिशियंस को उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। आप सिर्फ फीते काट के काम नहीं चला सकते, आपको डिलीवर करना पड़ेगा, बिकॉज लोग मांग भी रहे हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रख रहे हैं कि आप किन मुद्दों को से जीत के आए हो, और हमें वो चाहिए। मतलब अगर शहर, अगर इसमें एजुकेशन के ऊपर फोकस ना किया गया और हेल्थ इसकी इंप्रूव ना हुई, हेल्थ सेक्टर और एनवायरनमेंट तो हमें बहुत चाहिए, जिसमें बादा झील इंपॉर्टेंट है, तो ये ओल्ड एज होम बन जाएगा। मतलब यहाँ पे यूथ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इस शहर में अगर ऐसे ही चलता रहा। मैं वही पढ़ रहा था कि जैसे जैसलमेर के अंदर 300 mm बारिश होती है और फाजिलका के अंदर उसका 10% भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना वो बुरा हाल हो रखा है। तो मतलब वो जो शहर जो जाना वातावरण के कारण जाता था, एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत था और इस यहाँ का पानी इतना मीठा था कि इस शहर की अंग्रेजों ने बुनियाद रखी बंगला बना के कि इस शहर, यहाँ पे शहर बसाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वो पानी देखते थे। मतलब किसी भी सिविलाइजेशन को आप देखेंगे तो पानी के किनारे हुई है, नदी के किनारे। तो हम भी सतलुज के किनारे पे थे, और झील थी हमारी अपनी मीठे पानी का सोर्स मेन, जहां से हमें पानी मिलना। तो एज ए कॉन्सेप्चुलाइजेशन तो शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, और धीरे 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 वो हमारे से वो सारे रिसोर्सेज छिनते गए। मतलब वो झील ना जिंदा करके वहां से रेता निकालना शुरू कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं, तो अभी उसी के लिए ही रोकना है, उसी के लिए हमें आवाज लगानी है, लेकिन एक एक संवैधानिक तरीके से, कि वो हमें वो नहीं कुछ ऐसा करना, लेकिन जब समाज में भी इतनी जागरूकता आ जाएगी, चीजें अपने आप आगे बढ़ेंगी। तो अपनी बात चल रही थी भैया कि अब पब्लिक को भी पॉलिटिशियन से
डिमांड्स भी वैसी रखनी पड़ेंगी बिल्कुल कि हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। गलियां नालियां और लाइटें छोड़ के हमें अपनी डिमांड्स भी शिफ्ट करनी पड़ेंगी, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट और पे, जवाबदेही भी साथ वो भी मांगनी पड़ेगी। अगर में। कोई भी पॉलिटिशियन अगर इन 3 चीज पे काम नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो वोट भी ना मांगने आए। बिल्कुल 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 और कहीं ना कहीं अब इसी रीजन की वजह से लोग डिमांड करने लग गए हैं, तो बादल एक भी अब बननी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल वो सब एक पूरा जिला बन गया। मतलब आप देखें कि वो लोगों ने जब फाजिलका के नाम पे सब लोग इकट्ठे हुए तो 2011 में, पहले हम सिटी के नाम पे सिर्फ लॉयर आ जाते थे तो सारे शहर को लगता था सिर्फ ये वकीलों का काम है। लेकिन जब वो एक फेस्टिवल ने सिखा दिया कि फाजिलका अपने आप में एक पहचान है, तो आप फाजिलका के नाम पे इकट्ठे होंगे। और फिर वो ये हुआ कि सारे ही लोग आ गए। मतलब जो पहले प्रोटेस्ट था फाजिलका जिला बनाने का जो वकीलों तक रुका हुआ था, आप देखिए कि हर वर्ग ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसे कहीं ना कहीं बुनियाद वो वहां से शुरू हो चुकी थी कि फाजिलका के नाम पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और वो पूरा का पूरा बदलाव फाजिलका के लोग खुद लेके आए। कहीं ना कहीं ये भी है कि बादल एक के बनने से अपनी हेल्थ में भी और इन्वायरमेंट में भी, दोनों में बिल्कुल काफी बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो गई। बिल्कुल। अभी आप देखें जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे इस एरिया में, आप देखेंगे किडनी की हैं, लिवर की हैं, और भर भर के लोग पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक अलार्म इंडिकेशन आ रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। कहीं ना कहीं अपने एरिया को कैंसर बेल्ट भी कहा जाता है इन्हीं चक्रों की वजह और से। बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही। जी। तो होप यही है कि जल्दी से जल्दी बादल एक बन जाए कि लोगों की हेल्थ के अंदर भी सुधार आना शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो भैया, पब्लिक की डिमांड ये थी, काफ़ी क्वेश्चंस भेजे लोगों ने। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है कि आप जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्रैफिक एडवाइज़र हैं, तो आपका क्या क्या काम होता है उसके अंदर? देखिए मेरा काम ये है कि मैं पंजाब सरकार का ट्रैफिक और रोड सेफ्टी को लेकर सलाहकार हूँ। जो पीछे की जो प्लानिंग होती है, फ्रंट एंड पे तो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। जी। लेकिन उसके पीछे का जो सारा कैलकुलेशन है, क्या ज़रूरत है पंजाब को, क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे सड़क एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनके क्या कारण है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सारा मेरा काम रहता है। मतलब मैं पीछे बैठ के हमें वो सब देखना होता है, सोचना होता है, और आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग करनी होती है कि ये हमारे पास रिसोर्सेज है और इसको जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जा सकता ताकि लोगों की जानें बच सके, है। क्योंकि जी आजकल रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर आप फाजिलका की बात कर लें तो मतलब जिसको मुझे लगता है कि हमारी तरफ से जो किया काम है, 15 से 20 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट में जमा पड़े हैं पिछले 2 साल से। संजीव सिनेमा चौक की ड्राइंग जमा है, फ्लाईओवर की ड्राइंग जमा है, लेकिन यहाँ लोग मर रहे हैं। तो वो मैं ये कहूंगा कि नालायकी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की है। उसके काम पीछे का होने के रीज़न बाद क्या है? वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, किया नहीं जा रहा। मतलब और वही है कि लोगों ने भी मतलब मांगना ही नहीं छोड़ा हुआ ना। तो वही कहता है, जब तक समाज मांगेगा नहीं, मतलब हमने कभी अपने पॉलिटिशियन को कहा ही नहीं कि हमारी सड़कें भी सुरक्षित होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक फीमेल की जी बहुत जी बुरे बिल्कुल तरीके से डेथ बिल्कुल। हुई थी। ये एक एक्सीडेंट प्रॉन एरिया है और पूरे जिले की बात करी जाए तो करीब हमारे पास 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पे भर भर की मौतों की संख्या आ रही है, और वो पूरा पूरा इंटीमेशन किया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं है, तो पैसे भी जमा है, ऑलरेडी हैं। ऑलरेडी है। तो ये बस यही है कि अभी हम इसको स्टेट लेवल पे भी टेकअप करेंगे। कहीं ना कहीं ये फिर पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी ही है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों बिल्कुल की जानों से फिर प्यार ही नहीं है इनको, ये चीज कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानों से और एक्सीडेंट से एक क्वेश्चन और आया था रिगार्डिंग एसएसएफ। जी इंडिया के अंदर पंजाब पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने रोड सेफ्टी का इतना ध्यान दिया है। और जहां तक मेरे को पता है कि एसएसएफ को बिल्ड करने वाले, प्लान करने वाले वो आप ही नहीं, थे। देखिए वो हमारा ही काम रहता है, जो हमारी टीम है पूरी। माने जो एडीजीपी सर हैं हमारे, एएस राय, ये सारी प्लानिंग वही हुई डीजीपी सर के दिशा निर्देश के तहत। और वही है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई उठाने वाला ही नहीं होता। और जो हमारे हाईवेज हैं जहाँ पे करीब 60-70% मौतें होती हैं शहर के बाहर वाले हैं, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो कोई रात को हो गया, वो उठाने आएगा, पुलिस कब पहुंचेगी, रात को पुलिस की ड्यूटी 6 बजे 7 बजे ऑफ हो जाती है, तो कौन आएगा उस टाइम। तो ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए जब नई गवर्नमेंट आई तो उनके सामने प्रपोजल रखी गई और उन्होंने उसी टाइम ही इसके ऊपर हाँ कर दी गई, बजट दिया गया। और मेरे हिसाब से हम हिंदुस्तान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं सड़क सुरक्षा को लेके। बहुत और कुछ करना भी बाकी, ऐसा नहीं है कि बेस्ट का मतलब ये है कि अभी हम घर बैठ जाएं, बहुत कुछ करना है अभी। लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि सरकार कम से कम इस मामले में बहुत ही सीरियसली काम कर रही है।
कहीं ना कहीं लेके चलें तो 6,000 मौतें सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के अंदर होती थी पंजाब में। अब कहीं ना कहीं वो कम होकर 3,000 के आसपास आ नहीं, चुकी हैं। 3000 नहीं है, करीब 4.5 4600 4700 मौतें। फिर भी कहीं ना कहीं काफी जी, फर्क पड़ा है। आप ये सोचें कि 2011 में अगर मतलब 5-6 हजार हो रही थी, तो इतने साल होने के बाद जहाँ पे ट्रैफिक ऑलमोस्ट 3 गुना 2 गुना बढ़ गया, हमारी सड़कें बड़ी हो गई, हमारी आबादी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ने के बाद भी अगर हम मौतें पीछे की तरफ ला रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। अगर कुछ ना करते तो शायद अब ये आंकड़ा 7-8 हजार से भी क्रॉस कर चुका होता। ये बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ही गाड़ी के अंदर सारी फैसिलिटीज दे दी। पुलिस भी वही काम होगा, अगर किसी को फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो भी जी, आपको वही मौके पे मिलेगी। अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया वो सड़क के बीच में, तो उसको भी वही साइड बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल अगर किसी की कंडीशन ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल भी वही टीम लेके जाएगी। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज लगी कि लोगों की जानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा हमें। तो आगे की कुछ प्लानिंग भी है, इसके बारे में बता नहीं, सकते बस हैं कि इसी की क्या? अपग्रेडेशन चलती रहेगी, इसमें और चीजें ऐड होगी, कई और रूट्स हैं, अभी 4100 किलोमीटर पे चल रही है। इसका आइडिया है कि इसको 6000 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। और भी कई छोटी छोटी सड़कें हैं जो कम रह गई हैं, तो और डिमांड भी आ रही है, तो वहां पे भी इसको किया जाएगा, और इसके आगे रूटीन में आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। एक जो मेजर क्वेश्चन आ रहा था पब्लिक का वो ये था कि एसएसएफ के अंदर जॉब कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर है उसका, आप थोड़ा सा प्लीज नहीं, बताइए। एसएसएफ का अलग से कोई जॉब का क्राइटेरिया नहीं है। जो पंजाब पुलिस की रेगुलर रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम निकलती रहती है, जी। उसी के तहत आपको सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जो भी हमारी पोस्ट निकलती हैं एएसआई की, उसमें आप अप्लाई करते रहिए, और फिर वो उसी हिसाब से उनकी जो भी डिमांड रहती है, जिस जिले में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से वहाँ पे वैसी भर्ती होती रहती भैया एक टाइम के अंदर एक व्हीकल के अंदर एसएसएफ के कितने पर्सन होते हैं? है। 4। 4 पर्सन, चारों हाँ, कांस्टेबल? 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें। एक एएसआई और उससे ऊपर के रैंक का पर्सन होगा, और बाकी 3 कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होंगे। ओके ओके। और उनमें से मैंडेटरीली एक फीमेल भी होती है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम कभी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि महिलाएं भी होती हैं जी। एक्सीडेंट में इन्वॉल्व, तो उनको मदद करने के लिए हमारे खुद के पास भी कोई महिला होनी चाहिए, क्योंकि उनको इवैक्यूएशन करना पड़ता है कई बार, एक्सीडेंट है, तो वो जो बेसिक नर्सिंग की फैसिलिटी देनी, फर्स्ट एड देनी, वो सारा महिलाओं को भी उसी तरह ट्रेन किया गया है। मैंने खुद पर्सनली भी देखा है कि एक्सीडेंट होते हुए एसएसएफ कैसे पर्सन को लेके जा रही थी, कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये भी देखा मैंने कि जैसे ही लोग इमरजेंसी नंबर 112 पे कॉल करते हैं तो विद इन 4 to 5 मिनट गाड़ी वहां पे पहुंच जाती है। जी जी, छः छः अभी तक का जो आ रहा था, करीब 6.5 मिनट का एवरेज टाइम है हमारा। वर्ड ओवर उसको कहते हैं कि अगर आपको कॉल आने के बाद 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं, तो उस 10 मिनट को हम प्लेटिनम 10 मिनट्स बोलते हैं, मेडिकल साइंस में टर्म जो यूज होती है। तो अगर हम उसके अंदर पहुंच पा रहे हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 90% तक पहुंच जाती है। तो हम 6.5 मिनट पंजाब में अचीव कर पा रहे हैं, और ये बेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, ये वर्ल्ड की जो कुछ बेहतरीन कंट्री है, हम उसके बराबर का आंकड़ा है ये। तो सो फार इट्स गुड। इसका मतलब है हमारी प्लानिंग, हमारी गाड़ियां खड़ी कहाँ होंगी, वो सब ठीक जा रहा है, लेकिन इसको और टाइम टू टाइम दुरुस्त करते रहेंगे। तो ये मेरे क्वेश्चंस थे आपसे। तो थैंक यू। वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है पॉडकास्ट, तो मैं एक क्वेश्चन से एंड करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक दीजिए प्लीज, कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, ये है कि एक आप यू आर द वॉइस ऑफ एक यूथ ने, एक इंडिपेंडेंट मीडिया है, मतलब एक बड़ा इसको अनबाइस्ड रखिएगा। ठीक है, चैलेंजेस, मुश्किलें आएंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है, लेकिन ये है कि शहरवासी आगे आए, इसको और चलाएं, इसको आगे से लेके जाएंगे, और इसको कभी भी किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग या उन सब से ना जोड़ के, किसी जी। धर्म के साथ ना करके, इसको एक न्यूट्रल रखिए, इसको फाजिल्का की आवाज बनाइए, ताकि जो हमारी जो समस्याएं हैं, आने वाले लोग हैं, इसी मंच से उनको हम टाइम टू टाइम लोगों तक पहुंचाएं, और अपने शहर को और बेहतर बनाएं। ये एक आपने जो फ्री मीडिया की शुरुआत की है, आपका कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरह में, सिवाय फाजिल्का के। बिल्कुल। तो माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर दिस थैंक यू। पॉडकास्ट, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ ये और आगे ग्रो करे, और इस तरह ही ये आप फाजिल्का की आवाज बने। तो अगर पब्लिक की डिमांड रही तो भैया हम आपको अगेन बुलाएंगे, और आपको अगेन हमें टाइम देना पड़ेगा। श्योर जी, मैं हमेशा तैयार हूँ फाजिल्का के लिए, कभी भी, एनी टाइम। जी। तो
थैंक यू फाजिल का, आपने हमारा ये पॉडकास्ट देखा। अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारा पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फाजिल का। जय हिंद। भैया ये छोटा सा गिफ्ट है टीम गल्ला बातें एंड बब्बर स्वीट्स की तरफ से, फाजिल का फेमस तोशा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं कहूंगा कि बब्बर स्वीट्स तक ये हमारी बात पहुंचाएं, जो हमारी जो टैगलाइन है मोहब्बत कीजिए आप फाजिल का में, वो हर बॉक्स के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए ताकि हमारी मोहब्बत वाली बात मिठास के साथ जगह जगह पहुंचे। जरूरी आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा उन तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।